सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ रहे हैं इस समय उत्प्रेरक, और आज हम बात करने वाले हैं उत्प्रेरकों की क्रियाविधि का। और चैप्टर शुरू करने से पहले, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, कमरे में अंधेरा छाया है, और अंधेरा होने की वजह से लाइटिंग में और शायद आप लोगों को देखने में समस्या आ सकती है, लेकिन आप फोकस करेंगे तो आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाहर बादल गरज रहे हैं, बिजलियाँ चमक रही है, और हम जो है आज उत्प्रेरकों की क्रियाविधि पढ़ने वाले हैं। उत्प्रेरकों की क्रियाविधि वैसे हम बता दें, ये दो टाइप के हमें पढ़ने। एक तो है नंबर एक माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, यानी ये दो प्रकार के क्रियाविधि हमें समझने की उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करता है। तो एक है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और दूसरा हम पढ़ेंगे जो है अधिशोषण का सिद्धांत। अधिशोषण का सिद्धांत, यानी यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे जब उत्प्रेरकों की क्रियाविधि, तो वहाँ लिखेंगे हम कि उत्प्रेरक दो तरह से कार्य करता है। उत्प्रेरक की क्रियाविधि दो प्रकार की होती है, एक है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और दूसरा अधिशोषण सिद्धांत। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। तो नंबर एक है हमारा माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। देखिए, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, इसमें हमें क्या देखना है कि होता क्या है कि अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हों और ये अभिक्रिया उत्प्रेरक X की उपस्थिति में संपन्न होकर ए बी कंप्लीट कर रही हो, तो इस केस में हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कैसे लगाएंगे, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि पहले तो ये जो अभिक्रिया है, या फिर ये जो अभिक्रिया है वो कैसा हो, समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण हो। अर्थात प्रयुक्त उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक हो। अब समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये हमने कल के टॉपिक में बता ही दिया था कि अगर यक्स का जो फेस है, जो प्रावस्था है, वो अगर ए और बी के समान हो गया, तो इस स्थिति में ये जो है समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, ये अभिक्रिया समांगी उत्प्रेरण कहलाएगी। यानी अगर ये गैस है, ये गैस है, तो ये भी गैस होना चाहिए, ये लिक्विड, तो ये भी लिक्विड होना चाहिए। कैसे, हम एक गैस का भी उदाहरण देकर समझेंगे, वह एक द्रव का भी हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। यानी यहाँ पे हम माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का जो है दो उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक हमें समझ लेनी होगी कि ये सिद्धांत उन्हीं पर लागू होगा जो समांगी उत्प्रेरक के अंतर्गत आते हो। तो हम दो उदाहरण लेंगे, एक गैस का लेंगे, एक द्रव का लेंगे। तो होता क्या है इसमें, ये देख लेते हैं कि फिर लिखेंगे यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। पहले पद में बनने वाला उत्पाद, फिर अगला लिखेंगे पहले पद में बनने वाला उत्पाद माध्यमिक उत्पाद कहलाता है, माध्यमिक उत्पाद कहलाता है। फिर आगे लिखेंगे यह माध्यमिक उत्पाद अस्थायी होता है, अस्थायी होता। तो ये टॉपिक है हमारा जो है किस प्रकार से होता है, ये अस्थायी होता है। मान लेते हैं जैसे हमारा ए और बी आपस में रिएक्ट करने जा रहा है, उत्प्रेरक अगर एक्स है और उत्पाद बनाएगा ए बी, तो इसका माध्यमिक यौगिक सिद्धांत कैसे कार्य करेगा, ये पहले तो हम देखेंगे, ये दो स्टेप में कार्य करेगा।
पहले स्टेप में ए जो है उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करके एक AX माध्यमिक उत्पाद बनाएगा, माध्यमिक उत्पाद बनाएगा। ये आपको समझना है कि उत्प्रेरक X किसी एक अभिकारी अणु के साथ सक्रियता प्रदर्शित करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एक माध्यमिक उत्पाद बनाएगा। ये माध्यमिक उत्पाद जो होगा वो असल में कैसा होगा, अस्थायी होगा, जो आसानी से B से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AB बना लेगा, जो आसानी से B से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, AB बना लेगा। अब सवाल उठता है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ कि A और B आपस में डायरेक्ट रिएक्ट करके AB बना लिया, क्यों जरूरत पड़ी X की। तो इस क्यों का प्रश्न जानने से पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। अगर ये उदाहरण हम देख लेंगे उसके बाद हम ये बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो उदाहरण जैसा कि मैंने बताया था, एक गैसीय प्रावस्था के लिए, गैसीय प्रावस्था के लिए देख लेते हैं। गैसीय प्रावस्था के लिए एक उदाहरण है SO2 गैस हाफ O2 गैस से NO गैस की उपस्थिति में SO3 गैस का निर्माण करता है। अब ये कैसे रिएक्ट होता है, तो मैंने बताया ये दो पदों में रिएक्ट होगा, चूंकि ये समांगी मिश्रण है, समांगी उत्प्रेरक है। तो जो उत्प्रेरक NO है वो सबसे पहले किसी एक अभिकारक, यानी जैसे हाफ O2 ये अभिकारक है, इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NO2 गैस का निर्माण कर लेगा। ये माध्यमिक यौगिक होगा, ये माध्यमिक यौगिक कहलाएगा। अब जब NO2 गैस बन जाएगा तो यही NO2 गैस एक अस्थायी गैस है, अस्थायी होता है। ये तुरंत SO2 गैस से रिएक्ट करके SO3 गैस बना लेगा और NO गैस वापस उतनी मात्रा में रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि A और B के केस में कि पहले उत्प्रेरक X जो है किसी भी A से AX बनाएगा, फिर AX जो कि अस्थायी है वो किससे B से रिएक्ट करके AB बना लेगा और X को रिलीज कर देगा। इसी टॉपिक से गैसीय प्रावस्था का एक उदाहरण हमने देख लिया कि ये इस टाइप के जो है उदाहरण है। एक और देख लेते हैं द्रव अवस्था, फिर बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर अगला हम बात करते हैं कि द्रव अवस्था, द्रव प्रावस्था के लिए मैं यहाँ प्रावस्था वर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि अवस्था वर्ड यूज यहाँ नहीं किया जा सकता उत्प्रेरकों के लिए। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं कि C2H5OH एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया के दो मॉलिक्यूल जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री पर गर्म होते हैं तो C2H5O C2H5O यानी ईथर का निर्माण होता है। इसे हम डाई एथिल ईथर कहेंगे, डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है और H2 बाहर हो जाता है। अब ये कैसे होता है, यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल है एथिल अल्कोहल के, ये दोनों ही लिक्विड में है, H2SO4 भी लिक्विड में होता है। अब ये किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पहला रिएक्ट होता है कि C2H5OH H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है और OH और यहाँ से एक H आपस में क्या बना लेते हैं, H2O का निर्माण कर लेते हैं। अब ये H2O अलग हो जाता है, बचता कौन है, C2H5HSO4। क्या बचता है, C2H5HSO4। ये एक माध्यमिक यौगिक है। यही माध्यमिक यौगिक फिर से किससे अभिक्रिया करता है, C2H5OH से अभिक्रिया करता है। यही माध्यमिक यौगिक फिर से किससे अभिक्रिया करता है, C2H5। ये अस्थायी होता है, इसको चाहिए ही चाहिए, एक इसको H कहीं से मिल जाए तो यही H जो है इस H2SO4 के साथ क्या बना लेता है, H2SO4 रिलीज कर लेता है और क्या बन जाता है, C2H5O और इस H की जगह पे आ जाता है नेक्स्ट C2H5। तो ये द्रव प्रावस्था के लिए भी हमने उदाहरण देख लिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है और इसका उदाहरण हम जानेंगे ग्राफीय माध्यम से। क्यों होता है, तो इसका उदाहरण हम जानेंगे ग्राफीय माध्यम से।
हमने जो है कौन सी टॉपिक शायद आयनिक साम्यावस्था या फिर जो है उष्मागतिकी में 11th में ही पढ़ रखा हुआ है सक्रियण ऊर्जा के बारे में। अब सक्रियण ऊर्जा क्या होता है कि एक अभिकारक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उन्हें एक ऊर्जा, निर्धारित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब वो उस निर्धारित ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तब वो अभिक्रिया जो है संपन्न हो जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे ए और बी आपस में अभिक्रिया करा रहे हैं और उनके पास अपनी ऊर्जा है तो उन्हें और अतिरिक्त एक सक्रियण ऊर्जा ई की आवश्यकता होगी। उस ई को प्राप्त करके जब ये अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी तब ये ए और बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ए बी का निर्माण करेंगे। तो ये तो हम जानते हैं जनरली, इसी ये को हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। लेकिन क्या हो ऐसी स्थिति कि भाई वो ऊर्जा हम प्राप्ति न कर पाए, क्यों ना यक्ष उत्प्रेरक की सहायता से, यक्ष उत्प्रेरक की सहायता से बिना वह ऊर्जा प्राप्त किए ही अभिक्रिया संपन्न हो जाए। तो उस स्थिति में अगर यक्ष उत्प्रेरक आ गया, यक्ष उत्प्रेरक आ जाने से क्या होगा कि यही अभिक्रिया अब जो है बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के भी संपन्न हो जाएगी। किस प्रकार से कि अब ए और बी के आने से अब ए और एक्स आपस में अभिक्रिया करेंगे और यहां से क्या बना लेंगे, ए एक्स बना लेंगे और ए एक्स फिर से बी से अभिक्रिया करके ए बी बना लेगा और एक्स हमारा रिलीज हो जाएगा। यानी उतनी ऊर्जा की अब आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों क्यों किसकी वजह से, यक्ष के आने की वजह से। कैसे, जैसे ए और बी को आपस में डायरेक्ट रिएक्ट कराने के लिए ये ऊर्जा और चाहिए, लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन दोनों से रिएक्ट करने वाला कोई एक उत्प्रेरक ला दिया जाए जो ए से भी आसानी से रिएक्ट कर ले जाए और बी से भी आसानी से रिएक्ट कर ले जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले ए आपस में रिएक्ट करके ए एक्स बना लेगा, फिर बी के आने से यक्स रिलीज हो जाएगा और ए को उतनी ऊर्जा मिल चुकी होगी जिससे ए अब बी से अभिक्रिया कर सके। तो ये माध्यम है जिसकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत किस तरीके से कार्य कर सकता है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे अगर कहा जाए कि मेंढक अगर किसी कुएं में है और कुएं के एक सिरे पर मेंढक है, उससे कहा जाए कि भाई वो कूदे और डायरेक्ट कुएं के दूसरे सिरे पे पहुंचे, तो इसके लिए उसे बहुत ही मुश्किल स्थिति से गुजरना होगा। लेकिन उतना ही आसान एक उत्प्रेरक की तरह अगर एक चट्टान बीच में मिल जाए, अगर ये चट्टान मिल गई तो मेढक क्या करेगा, एक बार छलांग लगाएगा चट्टान पर और चट्टान से छलांग लगा देगा अपने लक्ष्य पर। तो ये तरीके से हम जो है ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से संपूर्ण होगी। ए और बी डायरेक्ट बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए थी, लेकिन एक्स उत्प्रेरक के आने की वजह से वो आसानी से हो गया। तो ये तो था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत जिसे हमने समझा। अब नंबर 2 की बात कर लेते हैं, अधिशोषण का सिद्धांत। वैसे अधिशोषण टॉपिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएगा। अधिशोषण का सिद्धांत। अब अधिशोषण का सिद्धांत यानी कि क्या होता है, और इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि ये किस कंडीशन में होगा। तो यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरकों के लिए लागू होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो विषमांगी उत्प्रेरण उस अभिक्रिया के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे हम जिसमें विषमांगी उत्प्रेरण हो, यानी वो अभिक्रिया जो विषमांगी उत्प्रेरण हो उसी के लिए अधिशोषण के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत 2 पदों में संपन्न होता था, यह 3 पदों में संपन्न होता है। यह सिद्धांत निम्न 3 पदों में संपन्न होता है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है अधिशोषण। पहले क्या होता है? अधिशोषण होता है, अधिशोषण का होना।
फिर उसके बाद क्या होता है, उत्पाद का बनना, और फिर अंत में क्या होता है, विशोषण का होना। ये यानी ये 3 टॉपिक, यानी पहले अधिशोषण होगा, फिर वहां पे उत्पाद बनेगा, और जब उत्पाद बन जाएगा तो तीसरा जो पद होगा वो विशोषण हो जाएगा। विशोषण होने के बाद हमारा जो है रिएक्शन, मतलब उत्प्रेरक उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा। ये किस केस में होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। अब विषमांगी उत्प्रेरक के लिए कैसी स्थिति होती है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वहां पे प्रावस्थाएं अलग अलग होनी चाहिए। अगर हमारे अभिकारक गैस या द्रव हैं तो हम आसानी से ठोस का उत्प्रेरक लेके ये अभिक्रिया संपन्न करा सकते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं किस प्रकार से। जैसे हम एथिलीन का आपको उदाहरण देना चाहेंगे। एथिलीन गैस जो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके निकिल धातु की उपस्थिति में एथेन गैस का निर्माण कर लेती है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये सॉलिड है और ये भी गैस है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि मान लेते हैं ये निकिल हमारा जो है ठोस है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान रखें कि निकिल ना होगा तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करना बहुत ही मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बहुत ही प्रबल सहसंयोजी बंध से जुड़ा हुआ है और इसका टूटना पॉसिबल नहीं है। क्या अगर किसी कारण से ये अलग अलग हो जाए तब तो CH2 और CH2 पर H जाके अटैक करेगा और बॉन्ड हटेगा और CH3 बन जाएगा। लेकिन सवाल है कि H टूटे कैसे, तो उसके लिए अधिशोषण होता है। हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निकिल धातु पर जाके क्या कर लेता है, अधिशोषित हो जाता है। मान लेते हैं बहुत सारे हाइड्रोजन गैस इस तरीके से आके जो है अधिशोषित हो रहे हैं। कैसे, यहाँ से बॉन्ड का निर्माण होगा, अधिशोषण होगा, और जैसे ये बॉन्ड बढ़ता जाएगा बनता जाएगा तो वैसे ही ये बॉन्ड जो है धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा, कमजोर। अब ये तो था पहला कंडीशन, पहली स्थिति कौन सी, अधिशोषण की स्थिति। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नंबर है, ये अगला अटैक कर रहा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इसके ऊपर। अब ये नंबर 2 की स्थिति है, उत्पाद बनने की स्थिति। यहाँ पे ये बॉन्ड अपना रिलीज करके इससे बॉन्ड कनेक्ट करवाएगा, ये भी बॉन्ड अपना रिलीज करके इससे बॉन्ड कनेक्ट करवाएगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड प्रबल होगा वैसे ये निकिल का साथ छोड़ देगा, कौन, हाइड्रोजन। ये तीसरी स्थिति है, यहाँ पे विशोषण हो जाएगा, जो अधिशोषण हुआ था वो हट जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, एथेन एथेन एथेन। इस प्रक्रम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, जो है अधिशोषण होता है। इसको अगर 3 पदों में अगर मैं दिखाना चाहूं तो सबसे पहले क्या होगा कि निकिल के द्वारा जो है हाइड्रोजन का अधिशोषण होगा, यानी निकिल जो है एक बंध द्वारा जो है हाइड्रोजन, इसे हम कहेंगे अधिशोषण। अब नंबर 2 है, निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन पर कौन अटैक करेगा, जो है एथिलीन अटैक करेगा, एथिलीन अटैक करेगा, और ये क्या करेगा, जो है इससे जो है बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब जैसे नंबर 3 पद है, ये तो उत्पाद के बनने की स्थिति हो गई। अब विशोषण होगा, निकिल जो है अपना बॉन्ड जो है रिलीज करेगा और निकिल यहाँ अलग हो जाएगा और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, और ये 3 पदों में जो है अधिशोषण का सिद्धांत होगा। अब सवाल उठता है कि ये क्यों होगा, ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं जैसे अगर मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होने जा रहा है, तो CH2 आखिरकार क्यों जो है हाइड्रोजन गैस की से रिएक्ट करता है निकिल की उपस्थिति में। तो देखिए निकिल क्या है, मान लेते हैं निकिल एक ठोस है और ये निकिल कई, देखिए हर एक ठोस में बहुत सारे निकिल उपस्थित होते हैं। मैं इधर जूम करके बना रहा हूं, आप लोगों को भी केवल समझना होगा।
एक वर्ड आता है जो है फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त संयोजकता। मुक्त संयोजकता क्या होता है? और एक वर्ड आएगा आपका सक्रिय केंद्र। मैंने लेक्चर क्लास में भी बता के रखा हुआ था सक्रिय केंद्र के बारे में, तो अब उसी का काम होने जा रहा है यहाँ। तो पहले तो जान लेते हैं कि मुक्त संयोजकता क्या होता है। जो निकिल धातु जैसे मध्य में उपस्थित है, वो तो चारों तरफ से निकिल से घिरा हुआ है, यानी बहुत ही प्रबल बॉन्ड से निकिल से एक दूसरे से क्या है, बॉन्डिंग किए हुए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं सभी लोग एक दूसरे से बॉन्डिंग किए हुए हैं अच्छे खासे, ऊपर नीचे 3D प्रक्रम में। लेकिन जो निकिल किनारे किनारे उपस्थित है, ध्यान रखें, जो निकिल सतह पर उपस्थित है उसके लिए कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, उसके लिए अतिरिक्त एनआई नहीं है। ये बात को आप ध्यान रखें, यहाँ पे कोई अतिरिक्त एनआई नहीं है। इसी एनआई की जो संयोजकता है, ये इसे क्या कहते हैं, फ्री संयोजकता या फिर मुक्त संयोजकता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मुक्त संयोजकता। इस बात को आप समझिएगा। अब इसी मुक्त संयोजकता के कारण हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इससे कनेक्ट होने की कोशिश करता है। निकिल का काम है कि अपने मुक्त संयोजकता के द्वारा हाइड्रोजन को कनेक्ट करे, जिसके सहायता से हाइड्रोजन का ये बॉन्ड क्षीण होने लगे, कमजोर होने लगे, और कमजोर होने के बाद ये जो है अधिशोषित हो जाए। अधिशोषित इन्हीं पृष्ठीय एनआई की वजह से, अणुओं की वजह से होता है, जहां पे गैसीय अणुओं का अधिशोषण हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास ऑलरेडी क्या उपस्थित होते हैं, मुक्त संयोजकता उपस्थित होते हैं। अब एक वर्ड आता है सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र उसी को कहते हैं जहां अधिशोषण होता है, यानी यही सक्रिय केंद्र भी कहलाता है कि ये यहीं पे जो है अधिशोषण होना है, इसी को हम क्या कहेंगे, सक्रिय केंद्र कहेंगे। इन सक्रिय केंद्रों की संख्या जितनी अधिक होगी, यानी इन मुक्त संयोजकताओं की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया उतना ही तीव्र होगा, उतना ही अधिक होगा, क्योंकि वहां पे देखिए, ये सारी की सारी अभिक्रिया अधिशोषण पर डिपेंड है। अधिशोषण जितना ज्यादा से ज्यादा होगा, अभिक्रिया उतनी जल्दी जल्दी संपन्न होगा, उतना ही अच्छा होगा, उतनी अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सक्रिय केंद्र और मुक्त संयोजकता के कारण हाइड्रोजन जो है क्या करता है, अपने बॉन्ड को दुर्बल कर लेता है, सहसंयोजी बंध को दुर्बल कर लेता है। तो हम भी तो यही चाहते थे कि ये एक बार दुर्बल हो, ताकि एथिलीन को मौका मिल जाए हाइड्रोजन से कनेक्ट होने का, और ये कनेक्ट हो गया। तो ये यहाँ पे दो वर्डों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, एक मुक्त संयोजकता, एक सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र जहां अधिशोषण होता है, मुक्त संयोजकता प्रत्येक ठोस धातुओं पर उपस्थित हो, उनके पृष्ठीय अणुओं पर उपस्थित होती है, जो सभी मतलब चारों दिशाओं से जो है अपने स्वतः परमाणुओं से घिरे हुए नहीं होते, यानी अतिरिक्त स्पेस संयोजकता उनकी रिक्त रह जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, मुक्त संयोजकता कहते हैं। और वहीं पर जो है अधिशोषण होता है, उसी स्थान को सक्रिय केंद्र कहते हैं। अब सवाल उठता है वही हमारा, तो ये तो था हमारा जो है क्रियाविधि अधिशोषण के सिद्धांत की। अब सवाल उठता है कि क्या कारण है, वही प्रश्न, क्या कारण है, क्या कारण है कि ठोस धातुओं की अपेक्षा, ठोस धातुओं की अपेक्षा चूर्ण धातुएं अधिक प्रभावी होती हैं, अधिक प्रभावी होती हैं। यहाँ पे हम उत्प्रेरक भी ले सकते हैं। ठोस उत्प्रेरकों की अपेक्षा चूर्ण उत्प्रेरक अधिक प्रभावी होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये सक्रिय केंद्र जितना अधिक होगा, अधिशोषण वहां पे उतना ही अधिक होगा। अब मान लेते हैं ये हमारे पास ठोस है, अगर मैं क्या करूं इसे, अगर मैं ऐसा क्या करूं कि ये बीच में दो भागों से डिवाइड हो जाए, यानी दो भागों में तोड़ दिया, दो भागों में मैंने तोड़ा, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो है दो भागों में तोड़ने पर अब यहाँ पे सक्रिय केंद्र की संख्या हमें अधिक प्राप्त हो गई। देखिए सक्रिय केंद्र हमारे पास यानी कि अधिक हो गया है। यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ। तो यहाँ इसका आंसर तो चित्र बना के नहीं देना जरूरी है, लेकिन हम ऐसे समझा सकते हैं जो है।
ज- देखिए सक्रिय केंद्र यहाँ पे इतना अधिक हो गया है, कितना अधिक हो गया कि ये वाले हिस्से, मतलब ये सेम है, ये भी 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 सेम है, मतलब इतने हिस्से तो यहाँ पे भी सेम है। देखिए, लेकिन नए उत्पन्न हो गए ये दो हिस्से, यहाँ पे भी अब अधिशोषण हो सकता है क्योंकि ये दो अलग अलग हो गए, यहाँ पे भी अधिशोषण हो सकता है और यहाँ पे भी अधिशोषण हो सकता है। इसी तरीके से अगर इसको छोटे 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 टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने अधिक हो जाएंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण उनके सक्रिय केंद्र बढ़ जाएंगे, मुक्त संयोजकताएं बढ़ जाएंगी और उसके कारण अधिशोषण आसानी से हो जाएगा और अधिशोषण के आसानी से होने के कारण जो है जो है अभिक्रिया अधिक आसानी से संपन्न हो सकेगी, अधिक प्रभावी हो सकेगी। यही कारण है कि ठोस धातुओं की अपेक्षा चूर्ण धातुएं अधिक प्रभावी होते हैं। इसका एक ही रीजन है कि ठोस धातुओं की अपेक्षा चूर्ण धातुओं के पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वहां सक्रिय केंद्र अधिक पाए जाते हैं। सक्रिय केंद्र पर मुक्त संयोजकताएं अधिक होती हैं जो अधिशोषण को आसानी से संपन्न करा देती है। अधिशोषण को आसानी से संपन्न कराने के कारण ही ठोस धातुओं की अपेक्षा चूर्ण धातुएं अधिक प्रभावी होती हैं। ये इसका उत्तर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।